आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 12 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। गजा पोस्ट वॉर प्लान पर झटका। मिस्र और यूरोप ने हमास लिंक पुलिस को ट्रेनिंग देने से किया इनकार। इस्राएली जेल में फलस्तीनी लीडर पर हमले का इल्जाम। बरगूती की हालत पर नया बवाल। इलाद के समंदर में इसराइल की जंगी रिहर्सल। क्या ये बड़े हमले की है तैयारी? ईरानी नेवी कमांडर का दावा, दुश्मन की हर हलचल पर है हमारी नजर। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दूसरे फेज का मिलिट्री बिल्डअप शुरू। रीजन में ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट्स भी पहुंचे। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। प्रोग्राम लेट आया क्योंकि कुछ ताज़ा खबरें आपके लिए लानी थी, बासी नहीं ला सकते। पहली खबर यह है कि गजा के पोस्ट वॉर इंतजाम को लेकर एक और बड़ा मोड़ सामने आ गया है। मिस्र और यूरोपीय यूनियन यानी EU ने दोनों ने साफ कर दिया है कि हमास से जुड़े पुलिस अफसरों को वो ट्रेनिंग नहीं देंगे। ये बात मिस्र और यूरोप के डिप्लोमेट्स ने ऐसे वक्त में कही है जब रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमास ने अपने करीब 10,000 पुलिस वालों के लिए गजा के नए स्ट्रक्चर में रोल मांगा है। दरअसल प्लान ये चल रहा है कि गजा में एक टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात हो, जिसके साथ ही एक नई ट्रेन हुई फलस्तीनी पुलिस काम करे। इसी फ्रेमवर्क के तहत मिस्र और यूरोप ट्रेनिंग बढ़ाने की तैयारी में थे, मगर शर्त साफ है, हमास लिंक नहीं चलेगा। यानी गजा की सिक्योरिटी ढांचे की लड़ाई अब सिर्फ जमीन पर नहीं, कागज और कुर्सियों पर भी लड़ी जा रही है। दरअसल अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि गजा के लोग शामिल हो सकते हैं पुलिस में, लेकिन हमास के लोग गजा की पुलिस में शामिल नहीं हो सकते। इसीलिए मिस्र और EU ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया। सवाल वही है कि क्या बिना हमास के गजा की पुलिस खड़ी हो सकती है, या फिर ये प्लान शुरू होने से पहले ही सियासी दीवार से टकरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसराइल की जेलों से ताज़ा जुल्म की एक खबर बाहर आ रही है। फलस्तीनी मूवमेंट हमास ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल की जेल में बंद फलस्तीनी लीडर अब्दुल्ला बरगूती पर एक जेलर ने हमला किया है। हमास से जुड़ी कैदियों वाली एजेंसी का कहना है कि गिलबोआ जेल में मुलाकात के लिए ले जाते वक्त बरगूती का सिर लोहे के दरवाजे पर दे मारा गया, जिससे उनकी बाईं आंख के पास से खून बहने लगा। बाईं आंख के पास से। इसी एजेंसी का दावा है कि बरगूती का वजन 110 किलो से गिरकर बस 60 किलो रह गया, यानी 50 किलो कम हो गया है। और ये सब इसराइल की भूखा रखने की पॉलिसी का नतीजा है। बरगूती 2003 से उम्र कैद काट रहे हैं और दूसरे इंतफादा के दौरान इसराइल पर हुए हमलों में बरगूती का रोल बताया जाता है। उन पर इल्ज़ाम यही है। उधर इस्राएली जेल सर्विस की तरफ से इस हमले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जेल की दीवारों के पीछे क्या हो रहा है, सच क्या है और सियासत क्या, ये सवाल फिर हवा में तैर रहा है। इसी ज़मीन से जुड़ी एक और खबर। फलस्तीनी कैदियों से मिलकर लौटे एक वकील के बयान ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसराइल की जेलों से एक और भारी मंजर बाहर आया है। फलस्तीनी कैदियों से मिलने गए वकील खालिद जबारका ने बताया है कि उनकी ज़िंदगी के सबसे डरावने लम्हों में से एक लम्हा वो था जब वो एक फ़लस्तीनी कैदी के सामने आधे घंटे तक खड़े रहे और वो कैदी लगातार रोता ही रहा। वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसने वो जुल्म झेले थे जो किसी जहन्नम की सज़ा से कम न होंगे। जबारका के मुताबिक उस मुलाकात में जेल के हालात, कैदियों की बदतर हालत और अंदर का दबाव साफ दिख रहा था। जेल की दीवारों के पीछे क्या गुजर रही है, इसकी झलक ऐसे लम्हों में सामने आती है जहां लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं और सिर्फ आंसू बोलते हैं। सवाल वही है, यह हालात कब तक चलेंगे? गजा को लेकर सामने आए एक बयान ने एक नया डिप्लोमेटिक तूफान खड़ा कर दिया है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने सीधे तौर पर UN की स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बनीज़ के इस्तीफे की मांग कर डाली है। वजह है दोहा में अल जजीरा फोरम का वो बयान जिसमें अल्बनीज़ ने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम ने गजा में जेनोसाइड होने दिया और दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने इसराइल को हथियार, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कवर दिया। अल्बनीज़ ने यहाँ तक कहा कि असली दुश्मन कोई एक मुल्क नहीं बल्कि वही सिस्टम है जिसने ये सब मुमकिन होने दिया। इसी लाइन ने फ्रांस को भड़का दिया और अब मामला सीधा UN की साख बनाम गजा की बहस में बदल गया है। एक तरफ जंग से पहली तबाही है जो खुद चीख रही है कि मुझे किसने बर्बाद किया है, मेरे साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक दबाव है
जो फ्रांस के ऊपर सवाल उठा रहा है कि इस सच से वो मुंह क्यों मोड़ रहा है। फ्रांस वही मुल्क है जो अलग फ़लस्तीन की मांग भी करता है, उसकी हिमायत भी करता है, गजा वालों के लिए दूसरे झूठे टिसुए भी बहाता है और फिर वो गजा की आवाज़ उठाने वालों के इस्तीफे की मांग करता है। सवाल यह है कि क्या सच बोलने की कीमत अब कुर्सी देकर चुकानी पड़ेगी। अगली खबर खुद एक सवाल है कि क्या इसराइल को किसी बड़े हमले का डर सता रहा है? अगर नहीं तो इसराइल ने समंदर में जंग की रिहर्सल क्यों अंजाम दी है? क्या खुद इसराइल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? निशाना ईरान है। खबर यह है कि इसराइल की नेवी ने इलाज शहर को समंदर के रास्ते होने वाली घुसपैठ से बचाने के लिए कई दिन लंबी बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है और ये ड्रिल कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं बताई जा रही। अब ये ड्रिल पूरी हो गई तब खबर सामने आ रही है। द जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार है 12 फरवरी को लिखता है कि इसराइली फौज का कहना है कि इस रिहर्सल में नेवी की सबसे खास यूनिट शाइटेड 13 के कमांडोज, सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां और मिसाइल बोट सबको उतारा गया। साथ में इस ड्रिल में एयरफोर्स और दूसरी ऑपरेशन यूनिट्स भी शामिल की गई। सबसे अहम बात ये बताई जा रही है कि ड्रिल के कई सिनेरियो उस स्पेशल इंटेलिजेंस पर बनाए गए जो इसराइल को हुथीस के टॉप लेवल के नेवल कमांडर से मिले, जिस हुथी टॉप कमांडर को करीब 16 महीने पहले पकड़ा गया था। ये इसराइल का दावा है और ये भी एक खबर आज ही सामने आ रही है। मतलब साफ है कि इलाज को लेकर इसराइल अंदर ही अंदर किसी बड़े खतरे की तैयारी देख रहा है। सवाल यह है कि क्या समंदर में कोई नया मोर्चा खुलने वाला है या ये सिर्फ डर का जवाब डर से देने की कोशिश है, या फिर इन सब से अलग और अलहदा और कीमती सवाल यह है कि ये ईरान पर कोई सडन अटैक करने की तैयारी तो नहीं है, तभी गुपचुप ड्रिल हो रही थी। ईरान से भी ये खबर है। ईरान की आर्मी नेवी के कमांडर शाहराम ईरानी ने साफ कहा है कि समंदर में दुश्मनों की हर मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कौन किधर जा रहा है, किधर जहाज है, किधर वॉरशिप है, सब पर नजर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की डिफेंस ताकत अब उस लेवल पर है जहां कोई भी हलचल बिना नोटिस के नहीं रह सकती। उनके मुताबिक नेवी की पहली प्रायोरिटी ईरान की शिपिंग लाइंस की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यानी कारोबार और समंदर से जुड़े रास्तों को हर कीमत पर सेफ रखना। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन भी अपने फाइटर जेट्स लेकर उतर पड़ा है। जी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री बिल्डअप अब खुलकर दूसरे फेज में दाखिल हो चुकी बताई जा रही है और इसी के साथ ब्रिटेन के स्टेल्थ F-35 जेट भी अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी मजबूत करने के लिए रीजन में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले डिफेंसिव पोजीशनिंग पूरी करने के बाद अब हैवी ऑफेंसिव असेट्स लाए जा रहे हैं, यानी डिप्लोमेसी की खिड़की सिकुड़ रही है और मैदान की तैयारियां तेज हो रही हैं। रियल टाइम मैप्स और कुछ मिलिट्री एनालिस्ट का यह दावा है कि अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर फोर्स को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिनमें तुर्कमेनिस्तान और आर्मेनिया की सरहदों के पास मौजूद पोजीशंस भी शामिल बताई जा रही हैं। अमेरिका इस रीजन में 20 से ज़्यादा अड्डों पर एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा चुका है, जबकि ट्रंप इशारा दे चुके हैं कि एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मिडिल ईस्ट में भेजा जा सकता है, यानी आखिरी हथौड़ा तैयार रखा जा रहा है। दोस्तों, ये मिडिल ईस्ट पहले ही टेंशन से भरा पड़ा है। ऐसे में ब्रिटेन के स्टेल्थ फाइटर जेट, मिसाइल शील्ड और कैरियर ग्रुप की एक कतार सिर्फ मिलिट्री मूव नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है। सवाल यह है कि क्या ये घेराबंदी ईरान को डील की टेबल पर धकेलेगी या समंदर और आसमान दोनों को जंग के और करीब ले आएगी। वैसे आपको याद होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने ये बताया है कि अमेरिका और ईरान दोनों लचक दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें ईरान का पलड़ा भारी दिख रहा है। अमेरिका ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट पर कुछ राहत देकर डील करने के मूड में है, लेकिन ये मिलिट्री जमावड़ा देखकर तो ये लगता है कि कहानी कुछ और ही है। कहा कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है, होने वाला कुछ और है। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने यह कहा है कि ईरान और यमन का अवामी इनकलाब मुस्लिम दुनिया के लिए ज़रूरी सबक लेकर आया है, खासकर उस वक्त जब दुश्मन साजिशों का दबाव बढ़ा रहा है। अल हूथी के बयान के मुताबिक इन दोनों मुल्कों की लंबी रेजिस्टेंस
امید اور بھروسہ پیدا کرتی ہے اور یہ یقین دلاتی ہے کہ حالات چاہیں جیسے ہوں مقابلہ ممکن ہے۔ ہوتھی کے لیڈر نے کہا کہ یہ تجربہ اب اور مضبوط ہوا ہے کیونکہ اسلام اور انسانیت کے دشمن اپنے پلان آگے بڑھا رہے ہیں، جن میں سو کالڈ نیو مڈل ایسٹ اور گریٹر اسرائیل جیسے پروجیکٹ بھی شامل ہیں، اور اس کے لیے پراکسی اور الائنس کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ الہوتی کا کہنا ہے۔ الہوتی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے دور میں عوامی انقلاب صرف تاریخ نہیں بلکہ موجودہ جنگ کا روڈ میپ بن جاتا ہے۔ دنیا کے کچھ اور ملکوں کی خبریں ذرا ہیڈ لائنز میں لیتے ہیں۔ پیرو ایک ملک ہے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ میں۔ امریکہ نے پیرو کو لے کر ایک وارننگ دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیرو کی خود مختاری چائنا کے ہاتھوں میں چلی جائے، کیونکہ چائنا وہاں بھاری بھرکم پیسہ لگا رہا ہے، وہاں کی بندرگاہ سنوار رہا ہے۔ $1.3 بلین تو ڈیپ واٹر پورٹ میں بھی جو چانچے میں ہے، وہاں پر پیرو کے اس پورٹ میں لگا دیا گیا ہے چائنا کی طرف سے۔ تو امریکہ اس کو لے کر بڑا فکر مند ہے کہ چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے آس پاس آ رہا ہے۔ امریکہ جو ملک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جسے یو ایس اور یو ایس اے بھی کہتے ہیں، وہ نارتھ امریکہ میں آتا ہے، نارتھ امریکن کانٹیننٹ میں، جس میں کینیڈا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ملک ہے میکسیکو بھی وہیں آتا ہے، اور ساؤتھ امریکہ میں یہ آپ کا وینیزویلا آتا ہے، اور آپ کا کئی ملک ہیں جیسے کہ میکسیکو، برازیل ہے، یہ بھی آتا ہے، بڑا ملک ہے۔ تو اس کو لے کر کہ اتنا قریب یونائٹڈ اسٹیٹس سے چائنا اگر اپنا بھوکال بنا رہا ہے یا اپنے پیر جما رہا ہے تو وہ امریکہ کو بہت زیادہ اکھر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایک دن کہیں یونائٹڈ اسٹیٹس پر یہیں اسی راستوں سے چائنا حملہ نہ کرتے۔ سیریا میں جو ISIS سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی فیملیز تھیں، ان کو ایک بہت بڑے کیمپ میں رکھا گیا تھا، ایک جیل نما کیمپ تھا جسے الہول کیمپ کہتے تھے۔ یہ اب زیادہ تر یہ خالی ہو چکا ہے، یہاں کی تمام فیملیز جو ہیں وہ یہاں سے موو آؤٹ کر چکی ہیں۔ 24,000 لوگ بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پر رہتے تھے، جن میں سے اب 15,000 لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے، جس میں سے 24 میں سے 15,000 سیرینس ہیں۔ ان 24,000 لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور اس میں سے 6,000 عراقی تھے، جبکہ 40 کنٹریز کے قریب اور ہزاروں یہاں پر ISIS کے لڑاکے یا ان کی فیملیز والے رہتے تھے۔ تو یہ پورا علاقہ اب خالی کرایا گیا ہے۔ یہ خبر یہ ہے کہ نائل ریور جو ہے سوڈان سے بھی بہتی ہے، اس میں ایک ناؤ ڈوبنے سے 21 لوگ مر گئے ہیں، ان کی باڈیز ملی ہیں، 30 لوگ اس ناؤ میں سوار تھے۔ یوکرین کی کیپٹل کیو پر بہت زوردار حملہ کیا ہے روس نے، پھر سے دہلا دیا ہے۔ اس بار کتنے میزائل اور ڈرونز داغے ہیں، ان کی اصل گنتی یا صحیح گنتی سامنے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لگاتار روس کے حملے اور ہیوی ہوتے چلے جا رہے ہیں یوکرین کے اوپر، اور یوکرین کے سامنے مشکلوں کا پہاڑ کھڑا ہوتا جا رہا ہے۔ صومالیہ اور صومالی لینڈ کی کہانی آپ جانتے ہی ہیں، ایک الگ ملک بن رہا ہے جسے اسرائیل نے جو ہے ریکگنائز کر لیا۔ اب اس کو لے کر افریقن یونین جو ہے، جیسے عرب یونین ہے ویسے افریقن یونین، ان سب نے پورے صومالیہ کی یونٹی کے لیے اپنا جو ہے سپورٹ ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے باہری دخل جو سوڈان میں بھی ہو رہا ہے یا صومالیہ میں ہو رہا ہے اس کو لے کر کڑی مذمت ظاہر کی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی حرکت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔